हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से लिंगवाल सर की ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम टू लिंगवाल सर्स ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। और फ्रेंड्स, आज वोकैब में ही थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच रखेंगे। आज मैं एक्चुअली क्या करूँगा कि आपको पिछले कुछ महीनों में आने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल टर्म्स के बारे में बताऊंगा। उसमें कुछ आपके सुने हुए भी होंगे, कुछ आपके सुने हुए नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि आपके सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, पैसेज, क्लोज टेस्ट, ठीक, और किसी भी और ग्रामेटिकल या वोकैब बेस्ड कुछ भी जो पूछा जाएगा उसमें ये वर्ड्स आ सकते हैं। तो इसका आपको एक क्लियर इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक मीनिंग क्लियर होना चाहिए, तभी आप उस पैसेज को या उस क्लोज टेस्ट को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। इसका मैंने नाम दिया है करंट या रेलेवेंट टर्म्स, ठीक। तो नाम दिया है इसका, देखिए, करंट रेलेवेंट, ठीक, टर्म्स या वर्ड्स, ठीक ठीक है। प्रासंगिक शब्दों को लेकर के चलेंगे। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड जो मैं आपको लिखाना चाहूँगा वो फटाफट लिखेंगे, कॉन्सेप्ट बताता चलूँगा ताकि आने वाले एग्जामिनेशन में ये वर्ड अगर आपको मिलता है तो आप उसको पकड़ सके। डेमोक्रेसी से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट वर्ड जो मैं आपके सामने लेके चलूँगा वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, ठीक। और आप सबके सब जानते हैं डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ठीक। हिंदी में इसको कहते हैं जनतंत्र, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, जनतंत्र, ठीक। और मीनिंग हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक। यानी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल, लोगों के द्वारा स्वयं चुनी गई सरकार, ठीक। इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप सब जानते हैं क्या होता है, हम लोग वोट देते हैं और उसके आधार पे जो भी लीडर होता है वो चुना जाता है, ठीक। सेकंड वर्ड साथियों आपके सामने जो पेश करना चाहूंगा, इसका ठीक उल्टा वो होता है क्या, आप सभी ने ये वर्ड सुना होगा, डिक्टेटरशिप। और डिक्टेटरशिप का मतलब हो जाता है तानाशाही, यानी जब जनता नहीं चुनती है बल्कि कोई लीडर खुद ही अपने आप को लीडर कंट्री का डिक्लेयर कर देता है, ठीक। हिंदी में कहते हैं तानाशाही, ठीक। इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स में आ जाते हैं आपने सुना ही होगा डिक्टेटरशिप के। देखिए, ये 2-3 वर्ड लिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं, टायरेनी, ठीक। और आगे हम लोग पढ़ेंगे इस वर्ड को एक बार, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी यानी ऑटो का मतलब स्वयं और क्रेसी का मतलब शासन, यानी स्वयं जब कोई शासक बन जाए और कहे कि मैं ही शासक हूं, मुझे फॉलो करो, ठीक। डिक्टेटरशिप। थर्ड वर्ड साथियों जो हम लोग लेकर के चलेंगे, जो वर्ड बार बार आता है, देखिए 2 वर्ड में आपको डिफरेंस क्लियर करना चाहूंगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, कम्युनिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं साम्यवाद। क्या कहते हैं, ये 2 वर्ड से मिलकर बनता है एक कम्युनिटी। देखिए, ताकि आप वर्ड कभी भूले ना, इसलिए मैं फटाफट में इसको लिखता चला जा रहा हूं, कम्युनिटी प्लस ISM। कम्युनिटी का मतलब हो गया समुदाय और ISM का मतलब हो गया वाद, समुदायवाद यानी साम्यवाद। साम्यवाद ये कहता है कि भाई पूरा विश्व, जो बेसिक परिभाषा साम्यवाद की वो ये है कि पूरा विश्व एक कम्युनिटी है, एक ही क्लास, एक ही वर्ग होना चाहिए पूरी दुनिया में। ये नहीं होना चाहिए कि कोई अमीर है कोई गरीब है, वो कहते हैं कि एक ही वर्ग पूरी दुनिया में होना चाहिए। पूरी दुनिया में एक ही कंट्री होना चाहिए, यानी पूरी दुनिया को ही एक कंट्री होना चाहिए। और पूरी दुनिया में कोई धर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म ही लोगों को, उनका मतलब है कि कंट्री की बाउंड्रीज, धर्म की बाउंड्रीज, जाति की बाउंड्रीज, प्रजाति की बाउंड्रीज, यही देशों को डिवाइड करती है। तो कम्युनिज्म का जो असली ध्येय है वो है नो कंट्री, ठीक, यानी पूरा दुनिया एक कंट्री, या ये कहिए वन कंट्री। नो रिलीजन, यानी पूरी दुनिया का एक ही रिलीजन है, सबका भला करना, ठीक। और क्या बोलते हैं, नो क्लास, नो क्लास और नो कास्ट। तो मैं लिख देता हूं, ठीक। इसका मतलब जाता है नो कंट्री
नो रिलीजन और नो कास्ट, ठीक। न देश कुछ होता है, न धर्म कुछ होता है, और न जाति पाति होती है, पूरा विश्व एक समुदाय है, ठीक। हम कह सकते हैं कि होल वर्ल्ड इज इक्वल टू वन कम्युनिटी। ये इसका बेसिक मकसद होता है कम्युनिटी का, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिज्म, ठीक, यानी साम्यवाद। IST लगाकर साम्यवादी बन जाता है। कई बार फ्रेंड्स आप लोग उसको कंफ्यूज कर जाते हैं इससे, कम्युनल से, ठीक। IST लग के कम्युनलिस्ट भी बन जाता है, लेकिन मेन जो वर्ड चलता है वो है कम्युनल, और कम्युनल से हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कम्युनिज्म को, ठीक। जबकि दोनों का आपस में बिल्कुल, आप इनको एक दूसरे के एंटीनीज भी कह सकते हैं कुछ हद तक। कम्युनल का मतलब हो जाता है वह इसको हम लोग बोलते हैं संप्रदायवादी, ठीक। कम्युनल वो होता है जो सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी की बात करता है, अ पर्सन हु टॉक्स अबाउट हिज ओन कम्युनिटी, ठीक। हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, इसको साम्यवाद दिख दिया, अच्छा, इसको कहते हैं हम लोग संप्रदायवाद, यानी तो किसकी बात कर रहे हैं, ओनली वन कम्युनिटी। जब हम सिर्फ अपनी कम्युनिटी की बात करेंगे तो वही हो जाता है हमारा समुदायवाद, ठीक। तो ये कम्युनिज्म कहता है पूरी दुनिया ही एक कम्युनिटी है, ठीक। और कम्युनल कहता है कि नहीं, मेरी जो कम्युनिटी है, मेरा जो धर्म है, मेरी जो जाति है, प्रजाति है, मैं उसी को फॉलो करूंगा और मुझे बाकी से कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो ये बहुत ही नेगेटिव वर्ड हो जाता है, आप जानते होंगे, ठीक। नंबर 5 पे साथियों आते हैं, और इसका देखिए आपने सुना ही होगा, सेक्युलर, यानी हिंदी में कहते हैं धर्म निरपेक्ष, ठीक। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। धर्म निरपेक्ष यानी जो देश ये मानता है, जो समाज ये मानता है कि सभी धर्म बराबर हैं, ठीक। सर्वधर्म समभाव, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, ठीक। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। नंबर 6 पे आए थे साथियों, और आपके सामने लाता हूं शब्द, आपने सुना होगा नेशनलिज्म, हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, राष्ट्रवादी, ठीक। तो देखा जाए तो नेशनलिज्म जो वर्ड है वो ऊपर के शब्द नंबर 3, शब्द नंबर 4 का एंटोनिम हम कह सकते हैं, ठीक। कम्युनिज्म कहता है कि पूरी दुनिया ही एक राष्ट्र है, राष्ट्र की अपनी अपनी बॉर्डर्स का कोई मतलब नहीं होगा जब पूरी दुनिया एक राष्ट्र बन जाएगी। और वहीं नेशनलिज्म कहता है नहीं भाई, राष्ट्र सर्वोपरि, यानी मुझे दुनिया की बात तो मैं बाद में करूंगा, पहले नंबर पे आता है मेरा राष्ट्र। मैं अपने राष्ट्र के लिए ही पैदा हुआ हूं, मैं अपने राष्ट्र के लिए ही कार्य कर रहा हूं और उसी के लिए चला जाऊंगा एक दिन। तो राष्ट्रवादी यानी कंट्री फर्स्ट, ये मानता है कंट्री फर्स्ट, पहली चीज कंट्री है और उसके बाद सब कुछ है। और कम्युनिज्म कहता है कि पूरी दुनिया, कंट्री अपने आप में है, ठीक है, जब तक है तो है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि पूरी दुनिया ही एक कंट्री बन जाए और देश के अलग अलग बॉर्डर्स खत्म हो जाए, ठीक। तो दोनों एक दूसरे के लगभग एंटीनिम्स। और इसी प्रकार 4 और 6 यानी कम्युनल, ठीक, और नेशनलिज्म, ठीक। कम्युनलिज्म और नेशनलिज्म ये भी दोनों एक दूसरे के एंटीनिम्स हो गए, क्योंकि वो सिर्फ संप्रदायवाद, ओनली वन कम्युनिटी, और ये कंट्री फर्स्ट। ये कहता है मेरा कम्युनिटी ही है, ठीक, बाकी मुझे कंट्री से मतलब नहीं है। और ये कहता है सिर्फ कंट्री एग्जिस्ट करती है और बाकी सब चीज़ें उसके बाद आती हैं, ठीक। तो ये 6 इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने आपको बताया साथियों। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए, ठीक।
शब्द नंबर 7, दो ऐसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड्स फ्रेंड्स। नंबर 7, लूंगा रेफरेंडम, पहले इसका मीनिंग बताऊंगा। जनमत संग्रह, तो रेफरेंडम क्या होता है फ्रेंड्स? रेफरेंडम देखिए, आपने पेपर में अक्सर पढ़ा होगा कि भाई इस इशू पर रेफरेंडम करा लीजिए, ठीक, कश्मीर में रेफरेंडम करा लीजिए, पहले पढ़ा होगा आपने। अब तो खैर आर्टिकल 370 हट गया है, तो फिर कंस्टिट्यूशन पार्ट ऑफ पूरा इंडिया ही बन गया है। अदरवाइज मतलब इंडिया तो पहले भी था, लेकिन पहले ऑटोनोमस था, अब जो है वो पूरा अपना एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बन गए हैं अलग अलग। तो रेफरेंडम का मतलब होता है कि कंट्री के सामने जो पॉलिटिकल साइंस कहती है प्योर, वो ये कहती है, राजनीति शास्त्र जो कहता है विषय, वो ये कहता है कि रेफरेंडम का मतलब होता है कि देश के सामने एक प्रश्न रखा जाता है, एक राष्ट्रीय प्रश्न, और उसका आंसर सिर्फ यस या नो में देना होता है। ठीक, सपोज एक क्वेश्चन है, भाई क्या हमको कश्मीर को, ठीक, में आर्टिकल 370 सपोज हटने से पहले ये एक प्रश्न हो सकता था, या रेफरेंडम ये हो सकता, इस प्रश्न पर हो सकता है, क्या हमको कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाना चाहिए, और इसका उत्तर यस या नो में ही आपको देना है, और कोई तीसरा आंसर नहीं होगा। इसी को बोलते हैं रेफरेंडम। ठीक, और इसी का दूसरा टर्म है, इसी से रिलेटेड फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन वो पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से है। इंग्लिश से बात करेंगे तो दोनों सिनोनिम्स हैं। ठीक, इसको हम लोग सिंगल वर्ड में मैंने आपके लिए बता दिया, वन क्वेश्चन वोट, यानी एक प्रश्न के लिए पूरे देश से वोटिंग की जाती है। ठीक, और इसी का देखिए दूसरा एक मैचिंग वर्ड है प्लेबिसाइट। ठीक, प्लेबिसाइट, और प्लेबिसाइट का मतलब भी हो गया एक प्रकार का जनमत संग्रह, वन क्वेश्चन फॉर द होल कंट्री, आंसर इन ओनली यस और नो। ठीक, तो रेफरेंडम, प्लेबिसाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक, जनमत संग्रह सेम मीनिंग आप लिख सकते हैं खुद ही। दो वर्ड साथियों आजकल बहुत चल रहे हैं, इंडो चाइना का भी इशू चल रहा है, आप देख रहे हैं। इसके अलावा और भी इंडो अमेरिकन भी नीति, लोग जो कहते हैं, जो पेपर्स में आता है, आप पढ़ते होंगे कि क्या नीति है, इसको हम लोग बोलते हैं, या जो ब्रिटेन करता था पहले, क्या करता था? इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म, ठीक, इंपीरियल जो वर्ड है ये एम्पायर, एम्परर, आपने वर्ड सुनोगे, एम्पायर साम्राज्य, एम्परर राजा सम्राट, और इंपीरियलिज्म साम्राज्यवाद। ठीक, ये किससे वर्ड बनता है? इंपीरियल, एम्पायर। ठीक, यानी हिंदी में साम्राज्य। ठीक, और आईएसएम का मतलब वाद, साम्राज्यवाद इसको कहा जाता है। तो फ्रेंड, साम्राज्यवाद का मतलब क्या हो गया? साम्राज्यवाद का मतलब ये होगा कि हम ही एक देश है, राष्ट्र है, साम्राज्य है, और हम ही अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाते चलेंगे, सबको जीतते चलेंगे। जैसे 1947 से पहले, यानी करीब 1300-1400 से, या जब भी रहा होगा, ठीक, हिस्ट्री में आप और डिटेल में भी जा सकते हैं, लेकिन 1500 से लेकर के करीब 1947-50 तक जो है वो इंग्लैंड की थ्योरी क्या थी? इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। वो अपना साम्राज्य पूरी दुनिया में फैलाता चला जा रहा था। ठीक, और कंट्री भी कर रहे थे, फ्रांस भी कर रहा था, पोर्चुगल भी कर रहा था, स्पेन भी कर रहा था। तो साम्राज्यवाद यानी, ठीक, हम लोग उसको कह सकते हैं, इसका देखिए एक सिनोनिम होता है, मैं इसको यहीं लिख देता हूं, वो अगला वर्ड भी है, एक्सपेंशन ऑफ रूल। ठीक, यानी अपने राज्य को, जनरल समझाने के लिए लिख लूँ, बाकी मैंने बताई दी आपको, अपने साम्राज्य को फैलाना ताकि आप दूसरे देशों के ऊपर राज कर सकें। ठीक, और इसी से रिलेटेड टर्म फ्रेंड, शब्द नंबर 10, देखिए इंपीरियलिज्म, ये वर्ड हम लोग चाइना के लिए भी यूज कर रहे हैं कि इंपीरियलिज्म, चाइना एक इंपीरियलिस्ट की तरह कार्य कर रहा है। वो अपने एम्पायर को, अपने साम्राज्य को फैलाना चाह रहा है, और देशों के ऊपर, उनकी जमीन के ऊपर कभी कब्जा करता है, कभी हक जताता है, या जो भी चल रहा हो। मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूँ, मैं खाली आपको इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसका मीनिंग है वो बता रहा हूँ। और इसी का सिनोनिम हो गया फ्रेंड्स, उसको हम लोग बोलते हैं
एक्सपेंशनिस्ट थ्योरी। देखिए यही वर्ड चाइना के लिए यूज किया जाता है, अगर आपको ध्यान हो, एक्सपेंशनिस्ट थ्योरी यानी एक्सपेंशन ऑफ रूल। मैं अपने राष्ट्र को, ठीक, मैं अपने राष्ट्र के राज्य को और देशों के ऊपर बढ़ाना चाहता हूं और जमीनों के ऊपर लागू करना चाहता हूं, तो एक्सपेंशनिस्ट थ्योरी एक चलती है। ठीक, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दी, मीनिंग ही एक्सपेंशन ऑफ रूल बाय अ कंट्री। ठीक, किसी देश के द्वारा अपने साम्राज्य, अपने गवर्नमेंट, अपनी सरकार, अपने देश को के क्षेत्र को, एरिया को और गवर्नेंस को दूसरे देशों के ऊपर या दूसरे क्षेत्रों के ऊपर बढ़ाना, आगे करना, लागू करना है। ठीक, शब्द नंबर 11 पे चलता हूं साथियों। और पहले ये ले लेता हूं, सोच रहा हूं आप अच्छे से जानते हैं इसका मीनिंग। कैपिटलिज्म क्या मतलब होता है? पूंजीवाद। तो पूंजीवाद क्या कहता है? कैपिटल का मतलब होता है पूंजी और आईएसएम का मतलब पूंजीवाद कहता है कि भाई कैपिटल ही सब कुछ है, किसी देश को अपनी कैपिटल के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए, पैसे के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए, इकोनॉमी, मनी, फाइनेंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए और उससे ही देश का भला हो सकता है। और उसकी पूरी कोशिश रहती है कि सब कुछ को एक कैपिटल के हिसाब से लेके चला जाए। पॉलिटिकल साइंस में नहीं जाना चाह रहा हूँ, जनरल सेंस से बता रहा हूँ। तो कैपिटलिज्म जो है वो कम्युनिज्म का एंटोनिम होता है। कम्युनिज्म कहता है कि कोई अमीर और कोई गरीब नहीं होना चाहिए, सब एक वर्ग के होने चाहिए, सबको बराबर सैलरी या धन मिलना चाहिए, सबका जो वर्ग है वो स्टेटस और सबके पास बराबर वस्तुएं होनी चाहिए और सब। और कैपिटलिज्म कहता है कि नहीं भाई, जो जितना मेहनत करेगा, जो जितना पूंजी लगा सकता है, जो जितना पूंजी लगा के फिर कमा सकता है, ये उसका वो है और वो अपनी पूंजी लगाएगा और उससे वो और लोगों को नौकरी देगा। जाहिर सी बात है, पूंजीवादी जो है वो पूरा मालिक वो होगा और बाकी लोग उसके वर्कर्स होंगे। और वो कहता है कि नहीं भाई, सब वर्कर्स हैं। कम्युनिज्म कहता है ऑल आर वर्कर्स और पूंजीवाद कहता है वन ओनर या सम ओनर्स एंड रेस्ट वर्कर्स। जो ओनर है वो पूरी कैपिटल रखेगा और बाकी लोगों को सैलरी के बेसिस पर पैसा देगा। इसको बोलते हैं हम लोग पूंजीवाद। ठीक, कैपिटलिज्म। और आप लिखते जाइएगा साथियों, ये मैं यहाँ बोर्ड पे तो नहीं बता सकता हूँ या मैं बताता जा रहा हूँ, आप जरूर निशान लगा दीजिएगा। कैपिटलिज्म कम्युनिज्म का एग्जैक्ट एंटोनिम माना जाता है। ठीक, और इसी प्रकार हमारा एक्सपेंशनिस्ट और इम्पीरियलिस्ट खैर सिनोनिम्स हो गए दोनों, 9 और 10। और फिर मैंने आपको बताए थे वो दो वर्ड, मैंने कहा था कम्युनल और सेक्युलर, और या कम्युनल और नेशनलिस्ट, वो भी एक दूसरे के एंटोनिम्स हो गए, क्योंकि नेशनलिस्ट अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है और कम्युनल व्यक्ति जो है वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी को ही सर्वोपरि मानता है, उसको राष्ट्र से उतना लेना देना नहीं है। ठीक, तो ये 12वां वर्ड लेकर के चलते हैं फ्रेंड्स। हाँ, और इसी से मैचिंग एक वर्ड आ जाएगा साथियों, बहुत सुना होगा आपने, सोशलिज्म यानी समाजवाद। ठीक, ये भी एक प्रकार का साम्यवाद का ही एक स्वरूप है। ठीक, यानी कम्युनिज्म का ही एक स्वरूप है। और सोशलिज्म कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच की कड़ी हम कह सकते हैं। कम्युनिज्म एक्सट्रीम पे चला जाता है, वो कहता है कि सारी दुनिया एक है। ठीक, कोई देश के अलग अलग बॉर्डर्स नहीं है। और कैपिटलिस्ट कहता है कि भाई क्या बोलते हैं, कंट्री से मेरा उतना लेना देना नहीं, जितना ये कि पूंजी से मेरा लेना देना है। और इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आ जाता है सोशलिज्म, जो कहता है कि भाई ठीक है, पूंजी भी होनी चाहिए और क्या बोलते हैं, वर्ग बराबर भी होने चाहिए। ठीक है, किसी के पास पूंजी ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, लेकिन सारे समाज का भला होना चाहिए। समाजवाद। ठीक, यानी क्या बोलते हैं, पूरे समाज के बारे में सोचने वाला। ठीक, जो पूरे समाज को ही के बारे में सोचता है। ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं पूंजीवाद का मीनिंग आपको बताया गया था। ठीक, जिसके लिए कैपिटल ही सब कुछ होता है। ठीक, पर्सन फॉर हुम कैपिटल इज एवरीथिंग। ठीक, तो ये 12 वर्ड्स आ गए साथियों। आगे बढ़ते हैं फटाफट, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। ठीक, ऑलरेडी 20 मिनट्स हो चुके हैं। ये वर्ड जैसे मैंने आपको बता दिया, ये वर्ड्स वो हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में साथियों आपके बार बार आते हैं। और चूंकि ये पैसेज में भी आ सकते हैं, इसलिए बेटर है कि भाई आप इनका मीनिंग अच्छी तरह से
जान लें, ताकि कल ये वर्ड आपको किसी भी तरह से कंफ्यूज न करें। दो शब्द आपको बहुत बताऊंगा, कितने हो गए हैं? 12 हो गए हैं। 13th दो शब्द आपको बताऊंगा, देखिए, राइट विंग, RW इसको कहा जाता है, राइट विंग, ठीक। राइटिस्ट पार्टीज या राइटिस्ट थिंकिंग वाले लोग, राइट थिंकिंग वाले लोग वो होते हैं जो नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रवादी, जो देश को ही सर्वोपरि मान करके चलते हैं, ठीक। तो ये यूज किया जाता है किसके लिए? नेशनलिस्ट के लिए, यानी किसके लिए? राष्ट्रवादी, उनको हम लोग राइट विंग भी बोलते हैं, यानी राइट विंग। क्यों कहा जाता है, उस हिस्टोरिकल फैक्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। और दूसरा होता है, जब एक राइट विंग है फ्रेंड्स, तो दूसरा लेफ्ट विंग भी होगा। वामपंथी यानी साम्यवादी जो दल हैं उनको हम लोग वामपंथी दल भी बोलते हैं। वाम का मतलब लेफ्ट हैंड, इसलिए लेफ्टिस्ट, ठीक। ये हो गए हमारे कम्युनिस्ट, ठीक, यानी जो राष्ट्रवादी से बोलते हैं, जिनका कहना है कि पूरी दुनिया एक राष्ट्र है, ठीक। राष्ट्र का अपना अलग एग्जिस्टेंस खत्म करो, पूरी दुनिया को एक राष्ट्र बना दो, ठीक। तो ये राइट विंग याद रखिएगा, कहीं लिखा हो तो हम राष्ट्रवादियों की बात कर रहे हैं, और लेफ्ट विंग लिखा हो कहीं तो हम लोग साम्यवादियों की बात कर रहे हैं, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट दो वर्ड हैं, ये ध्यान रखिएगा। 15th एक वर्ड साथियों ये बहुत चलता है, आपने सुना होगा, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव किस वर्ड से मिलकर के बना? देखिए, कंजर्व का मतलब है संरक्षण, संजो कर, रोक कर रखने वाला। यानी ये क्या करता है, ये जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, जो ऑर्डर है, जो समय है, उसको कंजर्व करता है, यानी समय के हिसाब से चेंज नहीं होता है। तो इसको हम लोग ऑर्थोडॉक्स, ठीक। इसका दूसरा वर्ड क्या आ जाता है? रूढ़िवादी। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? रूढ़िवादी। और इंग्लिश में इसका सिनोनिम हो जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्ड दूसरा आपके लिए लिखा रहा हूं, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थो का भी मतलब होता है, ऑर्थो का मतलब होता है वर्ड्स, शब्द, ठीक। तो ऑर्थोडॉक्स का मतलब है जो किताब में लिखा है, जो मैंने किताब में पढ़ा है, चाहे वो धार्मिक किताब हो, चाहे वो राष्ट्रीय कोई पुराण हो या ग्रंथ हो, बस मैं उसी के हिसाब से चलूंगा और इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करूंगा। उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स या कंजर्वेटिव, ठीक। 16th साथियों, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ये दो वर्ड और आ जाते हैं, इसको एक साथ भी लग सकते हैं हम लोग, माओइज्म और मार्क्सिज्म, ठीक। ये भी कम्युनिज्म के ही पार्ट है। किसके पार्ट है? हिंदी में साम्यवादी और इंग्लिश में कम्युनिज्म, ठीक। अ टाइप ऑफ कम्युनिज्म है ये। माओवादी, माओइज्म जो है वो माओवादी हैं, जो माओ त्से तुंग चाइनीज रूलर के लीडर के थॉट प्रोसेस पे चलते हैं, आइडियोलॉजी पे चलते हैं। और मार्क्सिज्म आपको पता ही होगा, मार्क्स, कार्ल मार्क्स, ठीक, की थॉट प्रोसेस, आइडियोलॉजी पे चलते हैं, ठीक। दोनों ही कम्युनिज्म के ही पार्ट हैं, ठीक। उनमें थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया, ठीक। फिर आपके सामने जो वर्ड लेना चाहूंगा फ्रेंड्स, वो है, इससे मैचिंग अगर मैं लिखा, ठीक है, ये लिखा देता हूं। देखिए, ये वर्ड बहुत चलता है, आपने सुना होगा, फासिज्म, फांसीवाद, एक प्रकार का तानाशाही, एक प्रकार की। तो फासिज्म, हिटलर, मुसोलिनी, ठीक, ये सब के सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। फासिज्म ये कहता है, साथियों, फासिज्म कहता है कि
फांसीवादी विचारधारा कहती है कि क्या बोलते हैं, बस एक प्रकार की तानाशाही है। मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। अति राष्ट्रवाद, ठीक, राष्ट्रवाद करना अच्छी बात है, लेकिन उसको इस लेवल पे ले आना कि आप दूसरों के ऊपर अटैक कर दें कि मेरा ही राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ है और मैं क्या बोलते हैं आपको अपना राष्ट्र बना के रहूँगा, तो वो हो जाता है। हिटलर ने जो किया था वो यही किया था, अति राष्ट्रवाद और डेमोक्रेसी को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया और क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स ख़त्म कर दिए गए, कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस किए गए अपने हिसाब से, और बिल्कुल एक लाद दिया गया देशों के ऊपर अपनी ही विचारधारा, अपने द्वारा सोच, उसको हम लोग बोलते हैं फासिज्म। अभी भी कई लोग यूज़ करते हैं कि भाई ये किसी सरकार के लिए किसी देश में कि भाई ये फांसीवादी सरकार है, फासिज्म है, ठीक, तो उसका मतलब ये होता है कि एक्सट्रीम टाइप ऑफ डिक्टेटरशिप, एक अति तानाशाही सरकार, ठीक। और 18th वर्ड में फ्रेंड्स लेकर के चलूंगा आपके लिए, वो है ये देखिए इसका ठीक लिबरल, यानी इसको हम लोग बोलेंगे स्वतंत्र, ठीक, उदार। ये कहता है कि भाई किसी भी प्रकार का कठोरता, किसी भी प्रकार का अति पन, चाहे वो नेशनलिज्म राष्ट्रवाद के रूप में हो, चाहे वो कम्युनिज्म के रूप में हो, वो सब गलत है। हम लोग लिबरल हैं, ह्यूमन राइट्स से सब कुछ होता है। देश के बारे में भी सोचिए, लेकिन पहला जो है वो चीज़ जो आप सोचेंगे वो मानवता के बारे में है, ठीक। तो कई बार ये इनके ऊपर चार्जेस भी लगते हैं कि भाई ये राष्ट्र के बारे में ना सोच करके ये कहते हैं कि हाँ जैसे वॉर हो रही है तो उनको इंडिया की भी उतनी फिक्र है और चाइना की भी उतनी फिक्र है, ठीक। और राष्ट्रवादी कहता है कि भाई मुझे चाइना से क्या मतलब है, मैं तो अपने राष्ट्र के लोगों के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक। तो लिबरल कहता है कि नहीं भाई ठीक है, राष्ट्र तो अपनी जगह पे अच्छा है ही, अपने राष्ट्र के बारे में सोचिए, लेकिन दूसरी कंट्री के नागरिक को नुकसान पहुंचाने का आपको कोई हक नहीं है, वो ऐसा सोचता है, ठीक। तो ये लिबरल हो गया। और कभी कभी इन दोनों टर्म्स को मिला के हम लोग लेफ्ट लिबरल, ठीक, बोल देते हैं, ठीक। ये देखिए ये एक टर्म आ जाता है, आप ऐसा टर्म ले डैश ली, आप ये टर्म अगर आप कभी पढ़ेंगे तो समझिए लेफ्ट यानी साम्यवादी और लिबरल का मतलब उदार। इस विचारधारा पर चलने वाले लोग जो राष्ट्रवाद के, फिर वो राष्ट्रवादी से फिर उनकी मुद्दे हो जाते हैं बहस की, क्योंकि राष्ट्रवादी कहता है राष्ट्र सर्वोपरि और ये दोनों ही कहते हैं नहीं भाई राष्ट्र सर्वोपरि है ही है, लेकिन पूरा विश्व के बारे में सोचना चाहिए। और उदार जो कहता है कि भाई राष्ट्र तो अपनी जगह पे है लेकिन नुकसान या हानि किसी की भी नहीं होनी चाहिए। सबके अपने अपने विचार हैं फ्रेंड्स, मैं अपना विचार नहीं रख रहा हूं, मैं केवल आपको मीनिंग बता रहा हूं, ठीक। आप अपनी तरफ से स्वतंत्र हैं इनमें से किसी को भी फॉलो करने के लिए। और आखिरी स्टेज पे हम लोग आते हैं, 18 हो चुके हैं फ्रेंड्स, और थोड़ा सा बोर्ड भी गड़बड़ कर रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स 19th, फटाफट चलते हैं अब। ऑटोनॉमी, ठीक, यानी क्या बोलते हैं इसको, स्वायत्तता, ठीक, इंडिपेंडेंस, ठीक, एक प्रकार की क्या हो गई है इंडिपेंडेंस। जल्दी बताऊंगा क्योंकि समय तेजी से गुजर रहा है और आप कहीं बोर ना हो जाएं, ठीक, इसलिए तो ऑटोनॉमी कहती है कि भाई हमने किसी देश या प्रदेश को कुछ निर्णय स्वयं करने की एक ऑटोनॉमी दे देना। जैसे इंडिया में भी हम देखें तो भाई ऑटोनॉमी तो नहीं है, लेकिन राज्यों को हम कुछ हद तक ऑटोनॉमस ये मानते हैं कि भाई वो अपना बजट बनाते हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करते हैं। कुछ सेंट्रल के रूल्स होते हैं, कुछ उनके अपने रूल्स होते हैं, तो इनको हम लोग सेमी ऑटोनॉमस कह सकते हैं। और कभी कभी ऑटोनॉमी ज़्यादा दे दी जाती है तो उसके तहत ही होता है कि एक राष्ट्र के एक पार्ट को अपने काफ़ी कुछ करीब 70-80% डिसीजन स्वयं लेने की छूट हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमस रीजन, ठीक, स्वायत्तता, स्वतंत्रता, अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता। और इसको फ्रेंड्स रिलेट मत करिएगा, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ये बिल्कुल अलग वर्ड है दोनों, और दोनों एग्जामिनेशन में दोनों साथ में आते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस में दोनों साथ में मिलेंगे आपको।
ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का मतलब तानाशाही हो गया, ऑटोनॉमी का मतलब स्वायत्ता हो गया। ठीक, ये लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, केंद्र सरकार के द्वारा अपने राज्यों को या किसी क्षेत्र को दी गई स्वतंत्रता है। और ऑटोक्रेसी का मतलब हो गया कि किसी से पूछे बिना सीधे सीधे अपनी बात को दूसरों के ऊपर लाद देना। ठीक, 21 पे फ्रेंड्स आपके लिए वर्ड लेकर के चलूंगा और वो आ जाएगा आपका एक वर्ड जो आपको कंफ्यूज करता है, रिपब्लिक, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं गणतंत्र। ठीक, गणतंत्र क्या होता है फ्रेंड्स? ठीक, गणतंत्र होता है कि जो हमारे देश का सुप्रीम लीडर है वो मैंने ही चुना है। ठीक, कंट्री वेयर द सुप्रीम लीडर इज इलेक्टेड बाय द पीपल। ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम लीडर हमारा कौन है कंट्री का? आप बताइए, बताइए। वेरी गुड, प्रेसिडेंट हमारे देश के सुप्रीम लीडर है, नंबर 1 लीडर हैं। और उसको कौन चुनता है? उनको चुनते हैं हम लोग, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब मैं डिटेल प्रोसेस में नहीं आ रहा हूं, लेकिन हमारे ही एमपी, हमारे ही एमएलएस उनको चुनते हैं। तो किसने चुना? इनडायरेक्टली उनको हमने चुना। ठीक, क्योंकि हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव ने उनको चुना। ठीक, और ये मत सोचिएगा कि प्राइम मिनिस्टर, हम लोग क्या, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और प्रेसिडेंट हेड ऑफ द कंट्री है। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ द कंट्री है प्रेसिडेंट। ठीक, होते हैं। ठीक, तो रिपब्लिक वह देश होते हैं जहां हेड इज इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक, स्टेट का मतलब कंट्री होता है, ध्यान रखिएगा। हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय पीपल, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं जल्दी से, शब्द नंबर 22 पे आ रहा हूं। और एक वर्ड फ्रेंड्स जो काफी ज्यादा इस समय लाइमलाइट में है, चर्चा में है, चलिए उसको यहां लिख देता हूं मैं, एपार्थीड। ठीक, हिंदी में कहते हैं रंग भेद। ठीक, अभी अमेरिका में आपने पढ़ा होगा एपार्थीड, काले गोरे के बीच में, ब्लैक और वाइट के बीच में रंग भेद करना कि भाई ये वाइट है तो इसको ये राइट्स हैं, जो ब्लैक है उसको वो राइट्स नहीं हैं या कम दिए गए या कुछ दिया गया, जो भी लोगों का मानना है उसको हम लोग बोलते हैं एपार्थीड, रंग भेद। ठीक, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, त्वचा के, शरीर के रंग के आधार पर किया गया भेदभाव, उसको हम लोग बोलते हैं एपार्थीड। ठीक, यही आजकल अमेरिका में लाइमलाइट में था, आपने पढ़ा होगा। और इसी का दूसरा टर्म होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, नस्लीय है ना, नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, नस्ल के आधार पर किया गया भेदभाव। तुम इस नस्ल को बिलोंग करते हो, मैं इस नस्ल को बिलोंग करता हूं, इस आधार पे तुमको ये अधिकार है या नहीं है, ये डिसाइड करना। ठीक, और इसी को फ्रेंड्स हम लोग फिर बोलते हैं रेसिज्म, यानी नस्लवाद। ठीक, 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने आपको लिखाए हैं। अभी एक दो वर्ड और बचे हैं फ्रेंड्स, खाली मैं आपको लिखाना चाहूंगा। तो फ्रेंड्स 25 और 26 पे, ठीक, 2 वर्ड्स मैंने आपसे कहा था, थोड़ा टाइम की क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है इसलिए फटाफट में लेके चल रहा हूँ। नेपोटिज्म, अभी आपने पढ़ा होगा कि भाई हमारे एक बहुत ही मशहूर एक्टर भी एक की डेथ हुई है और ये क्लियर नहीं है कि वो मर्डर है, सुसाइड है, क्या है, जो भी है, हमको उस इशू में नहीं आना। लेकिन नेपोटिज्म का मतलब ये 2 वर्ड से मिलकर बनता है नेफ्यू, ठीक, और आईएसएम वाद। नेफ्यू का मतलब हो गया भतीजा, इसलिए इसको हिंदी में बोला जाता है भाई भतीजा वाद, यानी जब हम अपने ही फैमिली के किसी आदमी को प्रमोट करने के बारे में सोचते हैं। ठीक, और 26 वर्ड जो इस समय इंपॉर्टेंट है वो फ्रेंड्स वो चल रहा है डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स। ठीक, डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स का मतलब हो जाता है, ठीक, अभी इंडिया चाइना इशू में आपने पढ़ा होगा, एंगेजमेंट का मतलब आता है किसी कार्य में बिजी हो जाना, जुट जाना, और डिसएंगेजमेंट का मतलब है उस कार्य से अलग हो जाना। ठीक, तो एंगेजमेंट ट्रूप्स का मतलब हो गया सैन्य टुकड़ियां। तो सैन्य टुकड़ियां किस कार्य में बिजी हो जाती हैं वो तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो युद्ध में या युद्ध के अभ्यास में या युद्ध की स्थिति में बिजी हैं।
और डिसएंगेजमेंट का मतलब ये हो गया कि हम उनको उस स्थिति से उबारते हैं, बाहर निकालते हैं और अलग करते हैं ताकि शांति कायम की जा सके, स्थापित की जा सके। तो इसको ये टर्म चल रहा है डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स, यानी सैन्य टुकड़ियों को ठीक अपने अपने स्थान पे भेजना, अलग भेज देना ताकि युद्ध की स्थिति को कम से कम किया जा सके। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये 26 वर्ड्स के साथ ही आज की इस सभा को समाप्त करता हूँ। ये सारे वो करंट वर्ड्स हैं जो बार बार एग्जामिनेशन में आ रहे हैं और आगे आने वाले एग्जामिनेशन में ये वो हैं जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि भाई पैसेज में या क्लोज टेस्ट में या फिल इन द ब्लैंक्स में या इवन सेंटेंस करेक्शन में, इम्प्रूव कहीं पे भी आ सकते हैं। तो आपको जब इन टर्म्स के बारे में पता होगा तो आप इन चीज़ों को आसानी से पकड़ सकते हैं। इसी प्रकार में बीच बीच में हर हफ्ते भर में, 15 दिन में, महीने भर में आपको वो टर्म्स लिखाते रहूंगा जो उधर न्यूज़ में आते रहते, ताकि आपको इस प्रकार की प्रैक्टिस होती रहे। ठीक, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको ठीक लगा होगा, अच्छा पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि जितना आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे, ठीक, उसका कोई पेड चैनल तो यह है नहीं, जितना आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, जितना आपको उसमें फायदा होगा, उतना ही मैं मोटिवेट होऊंगा और उतना ही जाहिर सी बात है मुझे लगेगा कि हाँ भाई आपने लाइक किया, आपने सब्सक्राइब किया, इसका मतलब स्टूडेंट्स को इसका फायदा हो रहा है। मुझे इसमें कोई फायदा नहीं, ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जा रहा है ताकि आप नई नई चीज़ों को जा सके। और स्पेशली शुरुआत क्योंकि मैंने इसकी अपने स्टूडेंट्स की ही लिए की थी, क्योंकि कोविड में हम लोग लाइव क्लासेस हम लोग की ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही थी, लेकिन क्योंकि कई लोग इसमें जुड़ रहे हैं तो उनको बताना चाहूँगा भाई जिसको भी इंफॉर्मेशन मिल जाए आगे सिलेक्शन के लिए, उसके लिए वो अपना इसका यूज़ कर सकता है। और लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये चैनल इसी प्रकार चलता रहे और आगे भी हम लोग इस प्रकार से अच्छे अच्छे वर्ड्स और अच्छी अच्छी इंग्लिश कैच कर सकें। ठीक, बहुत सारी चीज़ें भी बताने को। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।